हेलो फर्स्ट ईयर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय व संबद्ध अवधारणाएं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान होता है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि में प्रत्येक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति पता चलती है। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय आय का अर्थ, माप, अवधारणाएं, गणना की कठिनाई, महत्व निर्धारक तत्व, राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण के संबंध में विवेचना करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं में के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय के अर्थ के संबंध में अर्थशास्त्रियों के मतभेद हैं। मार्शल की परिभाषा यानी मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं का एक निश्चित विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश है। उन्होंने निम्न बातों पर ध्यान दिया है। पहला, राष्ट्रीय आय की गणना एक साल में की जाती है। दूसरा, कुछ उत्पत्ति में से मशीनों की टूट फूट, मूल्यह्रास या घिसावट को माइनस कर दिया जाता है। तीसरा, विदेशी निवेश से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी इस परिभाषा में कुछ कमियां हैं। पहला, एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं के कुल उत्पादन का सांख्यिकीय माप करना कठिन है, क्योंकि आधुनिक युग में वस्तुओं व सेवाओं में इतनी भिन्नता होती है कि उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम राष्ट्रीय आय में गन्ने के उत्पादन को शामिल कर लें तथा गुड़ एवं चीनी के उत्पादन को भी शामिल कर लें, तो राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि गुड़ व चीनी में गन्ने का मूल्य भी शामिल होता है। इस प्रकार गन्ने का मूल्य 2 या 3 बार शामिल हो जाएगा। इससे राष्ट्रीय आय की गणना गलत हो जाएगी। तीसरा, एक अर्थव्यवस्था में कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बाजार में विनिमय के लिए बिकने के लिए नहीं आती, अतः उनका मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है। भारत जैसे देश में उपभोक्ता सीधे ही उत्पादक से वस्तु खरीद लेते हैं। इससे राष्ट्रीय आय की मात्रा का सही मूल्यांकन कठिन होता है। अब पीकू की परिभाषा। पीकू के शब्दों में राष्ट्रीय आय समाज में की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। लेकिन पीकू की परिभाषा में भी कुछ कमियां हैं। पहला, यह परिभाषा केवल विकसित देशों के लिए उपयुक्त है, जहां वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। लेकिन अल्प विकसित देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी न किसी रूप में लागू होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना करना सही नहीं हो सकता। दूसरा, पीकू ने राष्ट्रीय आय में उन्हीं वस्तु व सेवाओं के मूल्यों को शामिल किया है जिसका द्रव्य द्वारा विनिमय होता है, यानी मुद्रा के द्वारा विनिमय होता है। परंतु इससे राष्ट्रीय आय की गणना सही नहीं होती, क्योंकि यदि कोई कृषक अपनी उपज की मंडी को नहीं बेचता वरन स्वयं उपभोग करता है, तो ऐसी दशा में उसकी उपज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार एक नौकरानी की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है,
क्योंकि उसकी सेवा के बदले में मुद्रा नहीं दी जाती दी जाती है, पर यदि मालिक उस नौकरानी से विवाह कर ले तो उसकी बाद उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी। इससे राष्ट्रीय आय में कमी होगी। तीसरा है फिशर की परिभाषा। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं को, चाहे उसकी प्राप्ति भौतिक वातावरण से हो या मानवीय वातावरण से, शामिल किया जाता है। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, वह इस वर्ष की आय में का भाग नहीं है, बल्कि पूंजी में वृद्धि है। केवल वे ही सेवाएं जो इस वस्तु के प्रयोग में मुझे मिलेगी, आय के अंतर्गत आएगी। लेकिन पीकू की परिभाषा में भी निम्न कठिनाई है। पहला, एक देश में व्यक्तियों के द्वारा वस्तु व सेवाओं का कुल उपभोग ज्ञात करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि एक देश में एक वस्तु के अनेक उपभोक्ता होते हैं और वे भी भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करते हैं। अतः वस्तु व सेवाओं को उत्पादन ज्ञात करना अत्यधिक सरल है। अपेक्षाकृत हजारों व लाखों की संख्या में बिखरे हुए उपभोक्ताओं के कुल उपभोग की गणना अत्यधिक कठिन है। दूसरा, टिकाऊ उपभोग वस्तुओं की जीवन अवधि का अनुमान लगाना अत्यधिक कठिन है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाना कठिन होगा। माना कि एक कार का जीवन काल 10 वर्ष है, उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। एक वर्ष में 20,000 के बराबर सेवा प्राप्त होती है। यदि वह दूसरे वर्ष ही दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई तो राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन सही रूप में नहीं होगा। आधुनिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की परिभाषा साइमन कुड्स ने दी है। उनके अनुसार राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा को बिना दोहरी गणना के राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय का माप। राष्ट्रीय आय के मापने की 3 विधियां हैं: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि को हम जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और आय विधि जीएनआई यानी सकल राष्ट्रीय आय, और उपभोग विधि जीएनई यानी ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर यानी सकल राष्ट्रीय व्यय। तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में देखिए, दो वर्ग हैं। एक है उपभोक्ता वर्ग, जिसे परिवार भी कहते हैं। दूसरा है उत्पादन यानी फर्में। फर्में उत्पादन करती हैं और इसके बदले में उपभोक्ता को वस्तुएं देती हैं, उत्पादन देती हैं, और बदले में परिवार यानी उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान फर्म को करते हैं। और फिर उसके बाद जब उत्पादन करती है तो भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम परिउपभोक्ता के द्वारा दिए जाते हैं और इसके बदले में उत्पादक फर्म को आय का भुगतान करते हैं। इस प्रकार जो आय का भुगतान करते हैं उसे वो आय दृष्टिकोण यानी जीएनआई होगा। उत्पादन किया जाता है फर्म के द्वारा तो जीएनपी, और उपभोक्ता के द्वारा जो व्यय किया जाता है, भुगतान किया जाता है, वो जीएनई। अब पहली विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली विधि है उत्पादन विधि।
इस विधि से हम एक अर्थव्यवस्था की विभिन्न व्यावसायिक फर्मों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था में गेहूं, स्टील, कपड़ा, कारें, पुस्तक, तेल, दूध आदि का उत्पादन होता है। इस विधि में जब हम प्रत्येक उपभोक्ता के वस्तु के मूल्य को जोड़ते हैं तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए एक दुकानदार डबल रोटी का उत्पादन करता है। डबल रोटी अंतिम वस्तु हुई और अंत में उपभोग को ही होता है, परंतु डबल रोटी के दुकानदार के तक पहुंचने से पूर्व वह बेकर के यहाँ पकती है, आटे वाली चक्की से गेहूं पिसता है, गेहूं का उत्पादन किसान करता है और किसान गेहूं के खाद बीज का प्रयोग करता है। इस प्रकार दुकानदार के पास पहुंचने से पूर्व सभी स्थितियों में मध्यवर्ती वस्तुओं या मध्यवर्ती उपभोग होता है। यदि इन सभी मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को जोड़ कर ले तो उत्पादन दुकानदार द्वारा बेची जाने वाली डबल रोटी के मूल्य काफी अधिक होगा। अतः राष्ट्रीय उत्पादन की सही तस्वीर नहीं आ पाएगी। यही दोहरी गणना की समस्या है। इसे टालने के लिए प्रत्येक मध्यवर्ती उद्योग द्वारा जोड़े गए मूल्य यानी वैल्यू एडेड का योग होना चाहिए। मूल्य वृद्धि रीति, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, जो इस चित्र के द्वारा, इस सारणी के द्वारा बताया गया है। इसमें देखिए उत्पादक का नाम, उत्पादन की अवस्था, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य और उत्पादन का मूल्य। किसान के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है और गेहूं के उत्पादन के लिए खाद बीज का प्रयोग करता है जो 1000 रुपये में लेता है और उसके बाद 1500 में वो बेच देता है आटे की चक्की वाला, तो 500 रुपये उसको लाभ हुआ। आटा चक्की वाला गेहूं को पीसकर 1500 रुपये में खरीदता है गेहूं और 2000 में बेच देता है, यानी 500 रुपये का आटे चक्की वाले को फायदा। उसके बाद आटा डबल रोटी बनाने वाले बेकर के पास आता है, वो 2000 में आटा खरीदता है, 2500 में बेच देता है, 500 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। अंत में वो डबल रोटी को दुकानदार को बेच देता है 2500 रुपये में और दुकानदार 2700 रुपये में उसे उपभोक्ता को बेच देता है, यानी 200 रुपये का फायदा हुआ। अगर मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य जोड़ें तो टोटल हो गया 7000 और उत्पादन का मूल्य जोड़ें तो 9700, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और वास्तव में 2700, या तो हमारे पास दो उपाय हैं। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तु के मूल्य यानी डबल रोटी का मूल्य शामिल करें जो 2700 रुपये है, या प्रत्येक मध्यवर्ती वस्तुओं के जो जोड़ा गया मूल्य यानी प्रॉफिट है उसका योग करें, वो भी 2700 रुपये है। तो हम दोहरी गणना की समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरी है आय विधि। आय विधि के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा उत्पत्ति के साधनों के द्वारा अर्जित की गई समस्त आयों का योग राष्ट्रीय आय होती है। उत्पादन विधि के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि मध्यवर्ती वस्तुओं से अंतिम वस्तु तक पहुंचने पर जो बाजार मूल्य का निर्माण हुआ किसी न किसी साधन में से जरूर संबंधित है। अतः जितना उत्पादन होता है वह उत्पत्ति के साधनों की आय होती है। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पत्ति के साधनों का पारिश्रमिक उस उत्पत्ति की बिक्री से प्राप्त होता है, जो निम्न है। पहला, वेतन तथा मजदूरी। दूसरा, मजदूरों को काम करने के बदले में दिया जाता है। सकल व्यापारिक लाभ, लाभ है जो उत्पादनकर्ता को सामान को बाजार में बेचने से मिलता है। पूंजी उपभोग भत्ता, जो
पूंजी के प्रयोग से जो ब्याज दर है उसको प्राप्त होता है। स्वरोजगार से प्राप्त आय यानी जो नौकरी करते हैं लोग, उनको बदले में जो प्राप्त होता है उसे स्वरोजगार, उसको आय को जो खुद का अपना रोजगार स्थापित करते हैं, बदले में जो आय प्राप्त करते हैं वह स्वरोजगार से प्राप्त आय कहलाती है। अगला है अनुपूरक आय यानी इम्प्यूटेड इनकम। इसमें किराए आदि संपत्ति से प्राप्त आय शामिल की जाती है। तीसरी विधि है व्यय विधि। इसमें कुल विधि, व्यय विधि भी कहते हैं। इसमें समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक व्यय राशि को जोड़ दें तो कुल राष्ट्रीय आय उत्पत्ति के बराबर होगी, जिनमें निम्न मदें हैं। पहली है निजी उपभोग विधि। एक वर्ष में देश के लोगों के द्वारा टिकाऊ व गैर टिकाऊ उपभोग पर किए जाने वाले व्यय को इसमें शामिल करते हैं। दूसरा है सकल निजी निवेश। इसमें निजी उद्यमियों द्वारा निवेश यानी विनियोग, जैसे फैक्ट्रियों पर निर्माण, मशीनरी, साज सामान, आवास निर्माण निवेश को जोड़ा जाता है। इस निवेश से देश के पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। मशीनों व कारखानों से प्रतिवर्ष टूट फूट घिसावट जो होती है उसको इसमें से माइनस कर दिया जाता है। तीसरा वस्तु व सेवाओं पर सरकारी व्यय। केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय सरकार भी अपने कर्मचारियों, सेना, पुलिस पर व्यय करती है। अपने दफ्तरों में काम चलाने के लिए स्टेशनरी, फर्नीचर आदि पर व्यय करती है, उसको इसमें शामिल करते हैं। चौथा है शुद्ध निर्यात यानी X-M। निर्यात वस्तु के मूल्य का सकल व्यय में जोड़ा जाता है और आयकर का भुगतान घटाया जाता है। इसका सूत्र है C+I+G+X-M। तीनों विधियों से राष्ट्रीय उत्पत्ति का मूल्य समान होता है। किसी भी विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करें। इस बॉक्स डायग्राम में बताया गया है तीनों विधियां हैं, व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि कृषि के द्वारा, विनिर्माण के द्वारा, यातायात, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा इत्यादि। आय विधि मजदूरी, वेतन, स्वरोजगार, किराया, लाभ इत्यादि। व्यय विधि उपभोग, स्थिर पूंजी निर्माण, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात। किसी के भी द्वारा हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो GNP बराबर GNI बराबर GNE होता है। थैंक यू वेरी मच।